चलिए आज के क्लास में हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना था एनाबोलिज्म से, यानी कि उपचयन से। पिछले क्लास में इसके पहले तक हम आपको बताए हुए थे। अब सुनिएगा बाबू, उपचयन का मतलब क्या होता है। उपचयन का मतलब होता है कि जब सामान्य अवस्था से जटिल अवस्था में रूपांतरण होता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? एनाबोलिज्म कहलाता है, यानी कि उपचयन कहलाता है। अब जरा इस चीज को समझिएगा अच्छा से। आइए इधर टॉपिक को पहले समझते हैं कि सर ये एनाबोलिज्म में किस प्रकार आप बता रहे हैं, यानी उपचयन प्रक्रिया में किस प्रकार जटिल अवस्था का निर्माण हो रहा है, यानी इसमें सिंथेसिस हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी दिन थोड़ा थोड़ा करके आप किसी दिन कार्बोहाइड्रेट लिए, खाना खाते हैं आप लोग, तो खाना में आपको किसी दिन कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी दिन फैट मिलता है, किसी दिन आपको प्रोटीन मिलता है, किसी दिन विटामिन मिलता है और किसी दिन मिनरल खनिज प्राप्त होता है। भोजन में ये सब 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं ना, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन, ये सभी पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये मान लीजिए किसी दिन प्रोटीन मिल गया, किसी दिन फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मान लीजिए कि ये अलग अलग आप जब जब भोजन लिए, अलग अलग भोजन से आपको अलग अलग चीजें प्राप्त हुआ। ये सब सिंपल फॉर्म में है कि नहीं सर? ये छोटा छोटा अवस्था है, छोटा छोटा रूप है, एक एक अलग अलग। किसी दिन मान लीजिए कि आप अलग भोजन, जो भी भोजन ले रहे हैं उस भोजन से आपको अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मिल रहा है। किसी दिन आप चिकन खाए, किसी दिन मटन खाए, किसी दिन आप दाल पिए, मैं समझ में, मतलब किसी दिन आपको प्रोटीन मिल गया, किसी दिन आपको फैट मिल गया, किसी दिन आपको विटामिन मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको छोटा छोटा फॉर्म, छोटा छोटा अवस्था, यानी ये है सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म को आपने लिया, यानी सिंपल फॉर्म मतलब क्या होता है? सरल अवस्था, यानी आप भोजन के सरल अवस्था को लिए और सरल अवस्था का जो है कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन हो गया, यानी कि रूपांतरण हो गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्थानांतरण हो गया। रूपांतरण बोलते हैं रूपांतरित होना, मतलब एक जगह से दूसरे अवस्था में, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाना। तो सामान्य अवस्था अब सब एक साथ मिलकर क्या चीज में बदल जाएगा सर? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलने का मतलब क्या होता है? यानी कि यह जटिल अवस्था में बदल जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सरल अवस्था से आप इसको क्या, किस अवस्था में बदल रहे हैं? जटिल अवस्था में बदल रहे हैं। और जब आप सरल अवस्था से, सिंपल फॉर्म से अगर किसी को जटिल अवस्था में बदलिएगा, यानी छोटे छोटे कंकड़ का टुकड़ा एक साथ मिलाकर एक चट्टान अगर बना रहे हैं, तो बताइए उसमें टूट रहा है कि बन रहा है? अरे बन रहा है जी। मतलब इसमें क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। बात समझ में आया क्या? सिंथेसिस मतलब क्या होता है? संश्लेषण। संश्लेषण मतलब क्या होता है? निर्माण होना। संश्लेषण यानी कि यहाँ निर्माण हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्माण होना, संश्लेषण हो रहा है। बस समझ में आया? यानी यहाँ क्या बोला गया? सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस कैसे? कि सर इसमें छोटे छोटे फॉर्म जो है ना, सामान्य अवस्था, सरल अवस्था जो है आपस में मिलकर एक जटिल अवस्था को उत्पन्न कर रहा है, यानी जटिल अवस्था का निर्माण हो रहा है। और जब मान लीजिए कि यही उल्टा रहता, यानी जटिल अवस्था को आप सरल अवस्था में बदलते, तो उसमें टूटता कि बनता? टूटता ना जी, तो उसमें ब्रेकडाउन होता, तो उसको कैटाबोलिज्म कहते हैं। इसका दूसरा टाइप एनाबोलिज्म में क्या होता है? निर्माण होता है। एनाबोलिज्म पहले ये तो आप लोग को बता दिए हैं, याद है ना? पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि जिन लोगों का भी क्लास छूटा हुआ है, पहले आप 5 लेक्चर यूट्यूब पे जो डाला गया है उसको देख लीजिए, तब ये छठा लेक्चर आपको अच्छा है समझ में आएगा। पीछे का 5 लेक्चर अपलोड किया गया है, कल आप क्लास में आइएगा तो हम सबसे एक एक करके पहले सुनेंगे, खड़ा करके सुनेंगे। अगर आपको याद होगा तभी आपको आगे का समझ में आएगा और तभी पढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर कल का क्लास रोक देंगे। कल खाली सुनेंगे ही, अगर आपने नहीं सुनाया तो फिर हम अगला क्लास नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर जिनका छूटा हुआ है, ये बोला गया है कि पहले आप अपना बैकअप कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। वीडियो आप नहीं देखिएगा, क्लास करने आइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है कि आप दोष लगाएं टीचर का। तो इसलिए पहले एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। जिनका भी छूटा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 और 5 डाला गया है, पार्ट वाइज पार्ट बना के देखिएगा। क्लास 11 लिखा हुआ होगा उस पर, बेसिक वीडियो, बेसिक क्लास ऑफ बेसिक बायोलॉजी, तो उसको देखिएगा आप लोग। अच्छा, तो ये एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है सर? इसमें निर्माण होता है, यानी इसमें सरल अवस्था रूपांतरित होकर क्या बन जाता है? जटिल अवस्था बन जाता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को बताया गया था, कौन कौन बोलिए?
सर जो ग्रोथ होता है ना, वृद्धि जो होता है, क्या एक के दिन में आपका वृद्धि हो जाता है क्या? नहीं सर, वृद्धि जो है धीरे धीरे ना होता है जी। हम लोग जैसे जैसे भोजन लेते हैं, भोजन से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, और धीरे धीरे हमारे शरीर का विकास होता है। मतलब शरीर का ग्रोथ अगर हो रहा है तो टूट रहा है कि बन रहा है? बन ना रहा है। तो ग्रोथ होना एनाबोलिज्म है कि कैटाबोलिज्म है? एनाबोलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचयन क्या है? तो सर हमारे शरीर में होने वाले जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस सबका योग यानी सबको मिला लिया जाए तो उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बात समझ में आया? यानी हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचयन कहलाता है। बात समझ में आया? अब उपापचयन में क्या होगा? उपापचयन दो तरह से होता है, एक में फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, और दूसरे में टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। निर्माण कैसे होगा? तो सर जब सरल अवस्था जटिल अवस्था में रूपांतरित हो जाए तब यानी उसको एनाबोलिज्म कहेंगे, और जब जटिल अवस्था सरल अवस्था में रूपांतरित हो जाए तब उसको कैटाबोलिज्म यानी अपचयन कहेंगे। ठीक है? तो वृद्धि का होना और पोषण, न्यूट्रिशन, ये कौन सा प्रक्रिया है? पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन, ये कौन सा प्रक्रिया है? तो बाबू एनाबोलिज्म है। इसको जरा आप नोट करना है, ऊपर से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऊपर का लिख लिए थे? हो गया था ना ये सबका? ऊपर उठाया जाए क्या? हिंदी हो गया था सबका? चलिए तो अभी इसको उतार लीजिए। ये फ्रेश उतारिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। अब हम लोग दूसरे नंबर में देखेंगे क्या? कैटाबोलिज्म। अब ये कैटाबोलिज्म क्या होता है? कैटाबोलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचयन। अब ये अपचयन क्या होता है? तो इसमें बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ conversion of the process of conversion of complex form into simple form। जस्ट उसको उल्टा, the process of conversion of complex form into simple form are called कैटाबोलिज्म। ठीक है? यानी अपचयन क्या है? मीनिंग पता है ना? प्रोसेस मतलब क्या होता है बाबू? प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, कन्वर्जन मतलब रूपांतरण। कन्वर्जन मतलब क्या बोलिएगा? रूपांतरण या स्थानांतरण, रूपांतरित करना। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, हार्ड, जटिल वाला चीज हार्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स जो ज्यादा जल्दी हो। फॉर्म मतलब FORM, फॉर्म मतलब अवस्था। सिंपल मतलब सरल। अब फॉर्म मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं, अवस्था। बस समझ में आया? फॉर्म मतलब अभी बताए ना, फॉर्म मतलब अवस्था, यानी जटिल अवस्था सामान्य अवस्था में रूपांतरित होना। बात समझ में आया क्या? यानी इसको बोलेंगे वैसी प्रक्रिया जिसमें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जटिल अवस्था से सामान्य अवस्था में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। चाहे लिख सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें जटिल अवस्था सरल अवस्था या सामान्य अवस्था में रूपांतरित
रूपांतरित हो वैसी अवस्था जिसमें वैसी प्रक्रिया जिसमें जटिल अवस्था, सरल अवस्था या सामान्य अवस्था में रूपांतरित हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे अपचयन कहा जाता है। ठीक है, उसे अपचयन कहा जाता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें जटिल अवस्था, सरल अवस्था या सामान्य अवस्था में रूपांतरित हो, उसे अपचयन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया बात? यानी इसमें कैसे रूपांतरण होगा किसका बाबू? तो जटिल अवस्था का किसमें होगा? सामान्य अवस्था में होगा। अब जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई चीजें हैं, ऐसे ये कोई जटिल अवस्था है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे भोजन ही है मान लीजिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड मान के चलिए ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, शायद भोजन का अवस्था है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, यानी भोजन का जटिल अवस्था, यानी कोई जटिल अवस्था है हमारे शरीर में, जटिल अवस्था में है। अब उसको अब क्या किया गया, उसका कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन मतलब क्या होता है? रूपांतरण, यानी जटिल अवस्था का रूपांतरण जब सिंपल फॉर्म में, ये सब हो गया क्या? सिंपल फॉर्म। यानी सिंपल फॉर्म बोलने का मतलब होता है सरल अवस्था में अगर रूपांतरण हो। सिंपल फॉर्म मतलब क्या हो गया? सरल या सामान्य अवस्था, अगर सरल अवस्था में रूपांतरण हो। समझिएगा जरा, क्या बोले हैं? जब भोजन के जटिल अवस्था का रूपांतरण भोजन के सामान्य अवस्था में हुआ है, तो इसका मतलब इसमें टूटा ना है जी, ब्रेक डाउन ना हुआ है, तब ना जटिल चीजें, मान लीजिए कोई बड़ा सा चट्टान को छोटे छोटे कंकड़ में अगर तोड़ना, अगर बदलना है तो तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है बाबू? यानी कि यानी इसमें क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन मतलब होता है बाबू टूटना, यानी यहाँ टूट रहा है। तो जटिल अवस्था जब सामान्य अवस्था में रूपांतरित हो जाए, कैसे रूपांतरित होगा? टूटकर, तब उसको क्या कहा जाएगा? अपचयन कहा जाएगा। बात समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए सर कैसे कैसे टूटता हमारे शरीर में, ऐसा कोई रिएक्शन का नाम बताइए जिसमें टूट रहा हो। तो बाबू आप जो चावल दाल सब्जी खाते हैं, क्या चावल दाल सब्जी के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं क्या? नहीं ना, वो अलग अवस्था में बन के, यानी उसका सामान्य अवस्था में बन के तब वो जाता है, बाहर निकलता है। अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है, यानी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जो हम लोग करते हैं, उत्सर्जन का मतलब होता है मल मूत्र का त्याग करना। तो उत्सर्जन जो होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो बताइए, अपने शरीर से जब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जा रहा है, तो क्या उसमें बिना तोड़े हुए ही उसको बाहर निकाल दिया जाता है क्या? नहीं सर, उसको तोड़ के आसान बनाया जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे आप रोटी खा रहे हैं वैसे रोटी बाहर निकल जाए, ऐसा संभव है? नहीं सर, निकलेगा ही नहीं, उतना जगह तो है नहीं जाने के लिए, रास्ता उतना नहीं है, पहले टूट के सिंपल फॉर्म में बदलेगा। अब जैसे डाइजेशन, पाचन आप जो करते हैं, क्या उसमें आप ये जैसे भोजन को लीजिएगा तो आपके स्टोमैक में भोजन जाके अमाशय में स्टोर हो जाता है, यहाँ स्टोमैक होता है बाएं तरफ में, तो अमाशय में भोजन जाके मान लीजिए कि ये स्टोर हो गया। जैसे ही अमाशय में भोजन जाके स्टोर हुआ है, अगर अमाशय में भोजन जाके स्टोर हुआ है, अब ये भोजन 4 से 5 घंटा तक इसमें स्टोमैक में ही रहेगा। इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उसको जलाता है, पकाता है। अब भोजन इसमें टूटता है, और टूटकर उस भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल ये अलग अलग निकलता है। जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल है, अब हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो हैं, यह अपने आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा के रूप में उसको लेते हैं, उन्हें ऊर्जा उसी से प्राप्त होता है। बात समझ में आया? यानी अब जरूरी नहीं है कि बाबू आप अगर चावल दाल सब्जी खा रहे हैं, क्या आपके लीवर का यो बोला है, आपसे कभी बोला है कि सर हमको आज चिकन खाना है, तो आप उसको चिकन देते हैं?
आज हमको अंडा दीजिए ना, अंडा खाएंगे। किसी दिन किडनी से आवाज आया है, रात में सोए हुए हो अचानक से दर्द कर रहा हो, पूछे इसे क्या हुआ है, तो ये बताया कि अंडा खाने का मन है, ऐसा कभी बोला है? नहीं ना। मैंने ये सोचिए कि हमारे, हम जो भोजन लेते हैं, क्या उस रूप में हमारा ऑर्गन उसको स्वीकार करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। उसको सामान्य अवस्था में तोड़ना होगा। अब मान लीजिए कि हम आपको एगो अनार दे दें, बोले खाइए, तो आप उसको जैसे है वैसे काट के थोड़ी खा सकते हैं। उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में बदलिएगा, और उसके लिए क्या करिएगा, उसमें से खूजा वूजा को सबको हटाइएगा बाहर, अब बाहर हटा के उसके अंदर से दाना को निकालिएगा और उसका जूस बनाइएगा। जूस बना के जो आगे की तरफ से निकलेगा उसको पीजिएगा, और जो पीछे की तरफ से निकलेगा वो अपशिष्ट पदार्थ में चला जाएगा। ये हर जगह दिमाग नहीं लगाना है, खाली वो जूस बनाने वाला बात कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात? अभी ना कि समझ, देखिए कहने का मतलब जूस जो बनता है, तो जितना अपशिष्ट पदार्थ है वो एक तरफ में जा रहा है कि नहीं, एक तरफ में, और जितना यूजफुल आपके लिए जो जरूरत चीज है वो एक तरफ में आ रहा है। तो मानिए कि वैसे ही भोजन का हमारे शरीर में पाचन भी होता है। कुछ चीजें जो अपशिष्ट है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो वो ऐसे ही बाहर निकल जाता है, और जिसकी हमें आवश्यकता है तो वो सिंपल फॉर्म में टूटता है, पहले सामान्य अवस्था में टूटता है, और तब टूट कर हमारे शरीर को उसका उपयोग होता है। टूटने के बाद हमारे बॉडी को उसका उपयोग होगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि जटिल अवस्था का रूपांतरण टूटकर सामान्य अवस्था में होगा, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म कहते हैं। लिख लीजिए इसको। एनाबोलिज्म नहीं बाबू, कैटाबोलिज्म कहते हैं। एनाबोलिज्म नहीं बोलिए, कैटाबोलिज्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जब सिंपल फॉर्म में बदलेगा तो कैटाबोलिज्म, सिंपल फॉर्म से जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलेगा तो एनाबोलिज्म। उतार लेंगे इसको। हो गया? जैसे में सर डाइजेशन यानी पाचन, सर एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब होता है मल मूत्र को त्याग करना, मल मूत्र का त्याग करना। पाचन, उत्सर्जन। अच्छा, जो आप सांस लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि जब हम श्वसन करते हैं ऑक्सीजन, तो लेते ऑक्सीजन है तो छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है? कहीं ना कहीं आपके शरीर में ऑक्सीजन जाकर टूट रहा है, किसी चीजों को तोड़ रहा है, और तोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड वहां से अपशिष्ट बन के निकल रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। श्वसन यानी रिस्पायरेशन, डाइजेशन पाचन, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, और रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, इसको उतार लेना है। अब आगे बढ़ा जाए। अब चलिए इसमें से हम लोग पहला टॉपिक को पढ़ा जाएगा। उतार लिए? चलिए हेडिंग डाल देंगे न्यूट्रिशन। हेडिंग डालिए न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब ये हम लोग को पढ़ना है, हो गया, लिख लिए यहां तक। अब आइए एक एक करके हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ा जाए।
पहले नंबर में बाबू न्यूट्रिशन नोट कर दीजिए। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पाचन, पोषण। कंडीशन गड़बड़ है लग रहा है, गुड इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा खरीद के। ठीक है, गुड इंग्लिश सब लोग एक एक ठो ले लीजिए। लिख लिए? चलिए, अब लिखना है बाबू ये पोषण क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी भूख लगा, भूख लगा तो आप सोचते हैं चलिए आज चावल दाल सब्जी न खाकर कुछ वैसे चीजें खाते हैं, चूंकि बड़ा लंबा समय तक भूखे रह गए हों, उस दिन आप शाम तक भूखे रह गए हो, शाम तक आपको कुछ खाने को नहीं मिला हो, एकदम आप व्याकुल हो भोजन के लिए, ऐसा लग रहा हो कि अब बेहोश हो जाइएगा। उस क्रम में आप जाइएगा दुकान पे, अंडा वाला दुकान पर अधिकांशतः बच्चों का यही हाल होता है, दौड़े दौड़े जाएगा अंडा वाला दुकान पे, क्योंकि सुना हुआ है कि अंडा से बहुत जल्द पाचन बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलेगा। भागे भागे जाएगा और अंडा वाले भैया से बोलेगा भैया 4 गो अंडा बॉयल बना दीजिए, 4 गो अंडा का बॉयल बनाइए, 4 गो अंडा आप फ्राई करिए और 2 गो ऑमलेट बनाइए, पूरा एकदम आज खाएंगे, बहुत भूख लगा हुआ है। भोजन लेने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके पास तो ऐसे ही एनर्जी की कमी है, आप सुबह से शाम में खा रहे हैं, तो आप अक्सर देखिएगा जब लोग 1 दिन 2 दिन के लिए फास्टिंग रहता है ना, तो पहले पूरा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन नहीं लेता है। देखिएगा अक्सर ज़्यादा भोजन नहीं लेता है, पहले वो या तो शरबत पिएगा या कोई नॉर्मल जूस लेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तो पहले ही बेचारा 1-2 दिन से भूखा हुआ है, उसके शरीर में एनर्जी की कमी है, अब उसके बाद मतलब विटामिन की कमी है उसको, समझ रहे हैं। अब उसके बाद जैसे ही उस बेचारा को भोजन आप दीजिएगा, इतना ना खाना खाएगा कि एक तो ऐसे ही एनर्जी की कमी है, बेचारा ऊपर से और ठूस ठास के भर लिया, अब उसी को पचाने में, आपको तो पता है भोजन 4 से 5 घंटा तक स्टोमैक में स्टोर रहता है, 4-5 घंटा के बीच में पूरा का पूरा पाचन की प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं वो चलती रहती है डाइजेशन वाला। और जब डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन होकर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अलग छंट जाता है, उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, भोजन से जो भी निकलना होता है वो सब अलग निकल जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल जो है ये सब एक साथ मिलता है, ये हमारे शरीर को प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण, यानी कि भोजन को ग्रहण करने तथा उसके उपयोग के प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। भोजन को लेने तथा उसके उपयोग के प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है, यानी उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या है? अच्छा, अब मान लीजिए कि जो ये भोजन जाके इतना भोजन जो लिया है, एक तो शरीर में पहले से एनर्जी की कमी है, पाचन होने में एनर्जी चाहिए कि नहीं, उसके पास एनर्जी है नहीं, तो खाना खाते देखिएगा अक्सर आप लेट से जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके बॉडी को रेस्ट मांगता है, यानी आपका शरीर जो है थका हुआ महसूस करता है, यानी आपको रेस्ट में जाना पड़ जाता है, सोना पड़ जाता है, नींद आने लगता है ज़्यादा। अगर लंबा समय से आप खाना नहीं खाए हैं, खाना खाते आपको नींद लग जाएगा, क्योंकि आपके शरीर अब जो है सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उस समय में, अब मान लीजिए आपको अगर भूख लगा हुआ है तो आप दौड़े दौड़े जाएं और वैसी चीज़ों को का सेवन करें जिसका पाचन न हो, जिसको डाइजेशन की जरूरत नहीं हो, जैसे ही गटकते ही आपको क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, तो ग्लूकोज होता है, C6H12O6। ग्लूकोज पढ़ाए हैं आप लोग को जब? नहीं, अभी शायद नहीं बताएगा, नहीं बताएं आप लोग को। जब फोटोसिंथेसिस बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें बताएंगे कि पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपने भोजन के रूप में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अब आपको कैसे ग्लूकोज बनाना है, तो पानी लीजिए, सबसे बढ़िया अपने घर का बनाया हुआ ग्लूकोज, पानी लीजिए, इसमें चीनी मिलाइए और नमक मिलाइए और इसको घोल के रखिए, बस
इसको क्लास में डेली लेकर आइए। आप एक दिन एक बोतल पानी ऐसा लेके आइए, थोड़ा थोड़ा मुंह लगा के पीना है। मुंह लगा के क्यों पीना है? ताकि अगल बगल में कोई मांगे नहीं, तो एक बोतल रहेगा, जल्दी ये खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर जो है एक्टिव भी रहेगा। बाबू दिन भर, जैसे मान लीजिए हम लोग का तो क्लास दिन भर का है, हम लोग पूरा दिन भरवा मैंने डेली 13-14 घंटा हम लोग खड़ा रह के पढ़ाते हैं। अब 13-14 घंटा के लिए उस तरह हम लोग भी ग्लूकोज लेते ही हैं, साथ में बीच बीच में ग्लूकोज लेते रहते हैं, कभी जूस ले लिए, कभी मतलब ये नहीं लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप इतना आपका बॉडी वर्क नहीं कर पाएगा। तो आप लोग कम से कम जब भी क्लास आए तो बोतल में पानी घर से ग्लूकोज बना के लाइए, और ग्लूकोज जैसे पीजिएगा ना, आपको डाइजेशन की जरूरत नहीं होगी, सीधे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। माने पाचन तो नहीं होगा, अवशोषित करेगा आपका शरीर उसको, और उससे आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगा। बात समझ में आया? तो ये धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ कुछ अवस्था में ग्लूकोज भी नहीं टूटता है, उसको तोड़ने के लिए अलग से कुछ चीजें लेनी पड़ती है, वो सब हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। पहले आइए न्यूट्रिशन को समझते हैं, पोषण को समझते हैं। तो पोषण का मतलब आपको पता चल गया होगा कि सर भोजन लेने के बाद, अच्छा भोजन लेने के बाद तो सर हम लोग ऊर्जावान महसूस ना होते हैं, यह आपका मानसिक यानी कि ये आपका सोच है उस तरह का, आपने मानसिक रूप से वैसा सोच रखा है कि हाँ साइकोलॉजिकली इफेक्ट है आप में, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप खाना खाए हैं, आपको एनर्जी मिला है, इसीलिए आपको एनर्जी प्राप्त होता है। नहीं तो खाना खाते खाते आपको ऊर्जा नहीं मिलता है, जब तक वो पाचन नहीं होगा, डाइजेशन के बाद उसका आपके शरीर के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा, अवशोषण नहीं होगा, तब तक आपको पोषण प्राप्त होगा, तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो अब देखिए इसमें न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी पोषण क्या होता है, तो लिखना है द प्रोसेस ऑफ intake of food, the process of intake of food and utilization मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन का मतलब होता है बाबू उपयोग, उसका क्या उपयोग हुआ, यूटिलाइज हुआ। जैसे लोग नहीं बोलता है तुमको 100 रुपया दिए थे, उसका क्या यूटिलाइज किया है तुम, आप बताइएगा ना। चिकन खा गए थे उसका, अच्छा स्टिंग पी गए थे, आजकल स्टिंग बहुत ज्यादा पी रहा है बच्चा, मर रहा है बहुत ज्यादा बच्चा, इससे नहीं पिए उसको, उससे बचें। तो मान लीजिए कि बच्चा जो है वो, कोई बोलेगा सर सिगरेट पी गए थे, वैसा नो है सब धुआं पीने वाला। तो अब उसमें जो है आपको मान लीजिए कोई लोग पैसा देता है तो पूछता है आपने इस पैसे का कहाँ यूटिलाइज किया है, कहाँ उपयोग किया है, तो यूटिलाइज मतलब होता है उपयोग करना, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि इनटेक मतलब क्या होता है बाबू, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब इन मतलब ऑन द्वारा, टेक मतलब लेना, यानी भोजन को जब आप लेते हैं ना तो उसी को इनटेक कहते हैं, तो उसी को ना अंतःग्रहण बोला जाता है। तब भोजन, इसका हिंदी में क्या बोलिएगा सर, भोजन के अंतःग्रहण, सर भोजन के अंतःग्रहण तथा भोजन के अंतःग्रहण तथा उसके उपयोग के प्रक्रिया को, तथा उसके उपयोग के, भोजन के अंतःग्रहण तथा उसके उपयोग के प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। तो पोषण क्या है, तो सर भोजन के अंतःग्रहण तथा उसके उपयोग के प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। भोजन के अंतःग्रहण तथा उसके उपयोग के प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। आया समझ में? यानी सर हम जब भोजन लेते हैं ना और उस भोजन से हमको जो ऊर्जा प्राप्त होता है वही क्या है, पोषण है, न्यूट्रिशन है। तो भोजन के अंतःग्रहण तथा इसके उपयोग के प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अब एक बात बताइए सर, ऐसा भोजन में होता क्या है जिससे हम लोग को पोषण प्राप्त हो जाता है? माने भोजन में ऐसा क्या क्या पाया जाता है जिसके द्वारा हम लोग को ऊर्जा मिलता है? तो भोजन में जो भी चीजें होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है ना, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है बाबू? पोषक तत्व। क्या बोलेंगे इसको? पोषक तत्व। ध्यान से समझते चलिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। पोषण क्या है? तो भोजन के लेने तथा उसके उपयोग के प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। पोषण में ऐसा आप क्या लेते हैं, यानी भोजन में आप जो लेते हैं उससे आपको क्या मिलता है? पोषण, ऊर्जा। ये ऊर्जा, भोजन में ऐसा क्या है जो ऊर्जा दे रहा है? तो इस जो भोजन में जो भी चीजें पाया जाता है उसको हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड nutrients. The component of food, the components of food. component मतलब क्या होता है बाबू? घटक। घटक समझ रहे हैं? घटक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ब्लड का अगर बात करें हम लोग, ब्लड में कौन कौन कंपोनेंट होता है, मतलब ब्लड किसके किसके मिलने से बना होता है, उसको घटक बोला जाएगा। समझ में आया? कंपोनेंट वही है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड मतलब, फूड मतलब जी आवाज नहीं निकल रहा है जी, तो गुड इंग्लिश खोज रहा है। कोल्ड मतलब कहा जाता है। जिनको ज्यादा कमजोरी होगा बायोलॉजी ये इंग्लिश में, तो वैसे इंग्लिश हिंदी लिखते चलिएगा। 10 से 15 दिन में तब बेसिक हम लोग जब तक पढ़ेंगे तब तक हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत आपको मदद कराते चलेंगे, लेकिन जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब वहाँ मदद करेगा, इंग्लिश आपको आसानी से समझ में आएगा। उसके लिए अभी हिंदी याद करते हैं चले, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी भोजन के घटकों को, भोजन के घटक या अवयव, अवयव उसी को कहते हैं। भोजन के घटकों को पोषक तत्व, पोषक तत्व कहा जाता है, ठीक है। भोजन के घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो भोजन के घटकों को क्या कहते हैं? भोजन के घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है, ठीक है। उसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा। भोजन के घटकों को क्या कहा जाएगा? न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा। चलिए अब एक चीज हम लोग देख रहे हैं, कैसा न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होता है। देखिए बाबू, पोषक तत्व जो है ना, ये 5 तरह का है। पोषक तत्व 5 तरह का है जो भोजन से हमें प्राप्त होता है और जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। सर अब ये 5 को कौन कौन है? किसी का छूटा नहीं ना है? ऊपर सभी लोग का हो गया। तो पोषक तत्व 5 को कौन कौन होगा? तो पहले नंबर में बाबू कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तीसरे नंबर में फैट, चौथे नंबर में विटामिन, विटामिन, पांचवें नंबर में मिनरल, मिनरल्स, ठीक है। पोषक तत्व किसको कहा जा रहा है? यानी जो भोजन का घटक होता है, यानी जो भोजन में मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन और खनिज, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये जो है न्यूट्रिएंट्स है। एक चीज और इसमें होता है बाबू, आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन में ज्यादा मात्रा में आप क्या क्या लेते हैं? जो भी भोजन करते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में हम लोग के फूड में रिच अमाउंट में क्या क्या होता है?
तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है ये रिच अमाउंट में होता है। रिच मतलब क्या होता है? धनी। लेकिन यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? अधिक। बात समझ में आया? अधिक। और अमाउंट मतलब मात्रा। अमाउंट यानी मात्रा, अधिक मात्रा। तो भोजन में अधिक मात्रा में कौन कौन प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन विटामिन और मिनरल जो होता है बाबू, ये बेचारा बहुत कम मिलता है, लो अमाउंट में मिलता है। और लो अमाउंट का मतलब क्या हुआ? कम मात्रा। यानी भोजन में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कौन से पोषक तत्व हम लोग को कम मात्रा में प्राप्त होता है, तो आप क्या बोलिएगा? सर विटामिन तथा मिनरल। और अधिक मात्रा में कौन प्राप्त होता है? सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी कि वसा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट पे हम लोग बात भी करेंगे अभी। जैसे हम आप लोग को अभी एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म जो पढ़ा रहे थे, हम लोग यहीं पे नीचे में ही एक नोट पॉइंट करके छोटा सा लिख लिया जाएगा, बॉक्स बना के। लिख लिया? पढ़ा जाए आगे। चलिए, अब एक पॉइंट जरा हम लोग को समझना है। 2 मिनट टाइम दीजिए बस, उसके बाद क्लास ओवर कर लिया जाएगा। पहले एक चीज बताइए, ये एक अलग पिछला जो टॉपिक आपको पढ़ाए थे ना, मेटाबॉलिज्म, उपापचयन, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है। उसको वहाँ हम लोग नहीं देख पाए हैं, लेकिन अभी लिख लिया जाए। यहीं पे एक छोटा सा बॉक्स बनाना है और उसी में बस लिख लेना है। मान लीजिए ये एक बॉक्स बना दिए, ये सब उतार दिए ऊपर वाला, किसी का बाकी तो नहीं है ना? चलिए अब जरा नीचे में ही आप चाहें तो नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा ये उपापचयन जो पढ़ा रहे थे ना अभी, उसी का टॉपिक है। अगर आपके पास जगह हो तो आप उपापचयन में लिख सकते हैं, बस छोटा सा चाहिए। अभी देख लीजिए कितना जगह हमें चाहिए। अब देखिए एक बात बताइए बाबू, अगर मान लीजिए कि एनाबोलिज्म केस नंबर ए, अगर एनाबोलिज्म को हम, अगर एनाबोलिज्म को क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। एनाबोलिज्म को बढ़ा दिया, ऊपर की ओर एरो है मतलब बढ़ा दिया गया। अच्छा, और कैटाबोलिज्म को, और कैटाबोलिज्म को अगर घटा दिया जाए। एनाबोलिज्म समझ रहे हैं? एनाबोलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयन, उपचयन। और कैटाबोलिज्म मतलब अपचयन। तो बताइए किसमें निर्माण होता है और किसमें टूटता है? ऐसा हूं, कैटाबोलिज्म काटा जा रहा है, तो कैटाबोलिज्म में टूटता है और एनाबोलिज्म में बनता है। ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। ए फॉर एनाबोलिज्म, ए फॉर एडिशन, जुड़ना, मतलब बढ़ रहा है ना, एड, तो याद रखना है एनाबोलिज्म। कैटा काटा जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसी में टूटता है। तो एक बात बताइए बाबू, अगर बनेगा ज्यादा टूटेगा कम, तो बताइए क्या वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा कि नहीं? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। दूसरे नंबर में एक है, मान लीजिए क्वेश्चन बदल देते हैं, अब कह देते हैं हम एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म कम है और कैटाबोलिज्म जो है ये ज्यादा है। मान लीजिए बाबू एनाबोलिज्म अगर कम हो और कैटाबोलिज्म ज्यादा हो, तो अब बताइए आप क्या ग्रोथ होगा? अब ये दोनों केस में आपको बताना है।
मान लीजिए कि अगर हम अपचयन, एनाबोलिज्म हिंदी तो समझ रहे हैं ना, फिर से नहीं ना लिखना होगा। एनाबोलिज्म मतलब उपचयन, कैटाबोलिज्म मतलब अपचयन। तो मान लीजिए कि उपचयन ज्यादा हो, यानी बन रहा है ज्यादा, कैटाबोलिज्म अपचयन टूट रहा है कम। तो बन रहा है ज्यादा, टूट रहा है कम, तो वृद्धि होगा कि नहीं? होगा। मान लीजिए कि आप मिट्टी का घर बनाए हैं, बनाए हो या नहीं बनाए हो, लेकिन बच्चा का बनाते हुए मिट्टी के घर को जरूर तोड़े होइएगा। बच्चा मान लीजिए मिट्टी के से घर बनाता है, वो खेल रहा होता है, तो मिट्टी को दबा दबा के ऊंचाई तक लेके आता है, आप उसको बार बार गिरा देते हैं। तो मान लीजिए कि आप गिराने वाले हैं, वो बनाने वाला है, मतलब आप तोड़ने वाले हैं, मतलब आप कैटाबोलिज्म है। और वो बनाने वाला है, मतलब वो है एनाबोलिज्म। आप जितना तोड़ रहे हैं, कहीं उससे ज्यादा वो बना दे रहा है, तो बताइए बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, जो वृद्धि होगा ना, तो इसका मतलब ग्रोथ ऑकर्स। ग्रोथ OCCURS, ऑकर्स मतलब होता है बाबू होता है, ठीक है, यानी होना। इसका मतलब हो गया वृद्धि होगा, अच्छा वृद्धि होता है। वृद्धि कब होता है? तो जब एनाबोलिज्म ज्यादा और कैटाबोलिज्म कम हो। लेकिन बाबू अगर कंडीशन बदल जाए, मान लीजिए कि कभी कभी आपका मन हो ज्यादा परेशान करने का किसी बच्चा को, बेचारा वो जितना बना रहा है ना, उससे ज्यादा आप उसका तोड़ दे रहे हैं, एक बार में एक लात मार के बराबर कर दे रहे हैं, ऐसा होता है ना? ठीक है, पूरा लेके छीट छाट के बराबर कर दिया उसका मिट्टी का घर। तो बताइए वो बना रहा था कम, आज आपने तोड़ दिया ज्यादा, तो वृद्धि होगा क्या उसके घर का? नहीं ना होगा। यानी हमारे शरीर में भी वैसे ही रिएक्शन होता है। अगर हमारे शरीर में एनाबोलिज्म, एनाबोलिक रिएक्शन, एनाबोलिज्म वाला ये अगर रिएक्शन ज्यादा हो जाए, और सॉरी कम हो जाए, और कैटाबोलिज्म बढ़ जाए, तो इसके कारण हमारे शरीर का ग्रोथ रुक जाता है। ग्रोथ डू नॉट अकर्स, यानी इसका मतलब होता है वृद्धि नहीं होता है। अब समझ में आ गया? इसको जरा नोट कर लीजिए। हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए भी ऐसे ही जरूरी होता है, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को कंप्लीट कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा। ओके, थैंक यू।